जिसको पंजाबी में बोलते हैं अपनी मंजी थल्ले सोटा मारना, चोर मारते नहीं छुपा हुआ। नाम भी हमें पोल से मिला, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमें नाम भी हमारे फैसिलिटी की फ्रेटर्निटी ने बोला कि फैसिलिटी वाले प्लेटफॉर्म रखते हैं जहाँ पे दिल से और दिल वालों की बात होने वाली है। आप लोगों के क्या क्या लेसन्स रहे, क्या हिट्स रहे, क्या मिसेस रहे, और क्या हम कर सकते थे to elevate the industry needs? I mean, जो because of these forums and the role that we play, अभी हम थोड़ी देर पहले ही DCP की बात कर रहे थे, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड द मिथ अराउंड this being only a non-technical department has gone now, right? People have started understanding what exactly our department is, and as I always say, the fraternity is being elevated through various forums like yours. मैं अपने 21 साल के एक्सपीरियंस को मद्देनज़र मैंने जो देखा, मैंने जो फील किया, जो मुद्दा आज समाज में आपने उठाया है, दीक्षा वन ने उठाया है कि ग्राउंड फोर्स को ऊपर लेके आना, उन्हें एलिवेट करना, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट अपने जीवन काल में आज तक किसी को करते नहीं देखा। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं और अपने लेवल तक करने की कोशिश भी करते हैं जहाँ तक उनकी पैरामीटर्स उनको अलाउ करते हैं, और उस दायरे से बाहर आके कुछ स्टेप उठाना, वो मैंने सिर्फ दीक्षा वन को देखा है कि वो लोग आगे आए। इन सब चीज़ों में जो बाधा है सबसे बड़ी, वो है लोगों के अलाइनमेंट और लोगों को चेंज के लिए मनाना। आप AI की बात करो या आप ऑटोमेशन की बात करो, तो आज भी एक बच्चा हाउसकीपिंग का जो अज्ञान है, जिसको ये अवेयरनेस नहीं है, वो झाड़ू से सफाई करके ज़्यादा खुश है रादर देन डस्ट फ्री मॉप से या राइड ऑन से या रोड स्वीपर से या किसी और मैकेनाइज्ड क्लीनिंग से। हमने अभी तक बात की कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, पर हमें क्या करना चाहिए। मैंने अपने दायरे में रहकर जो चीज़ करी कि हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है जो रात में रहता है, उसको मैंने अपने हाउसकीपिंग का जो सुपरवाइज़र है उससे मिलके पूरी ट्रेनिंग दिलवाई है कि कैसे कहीं पे ट्यूबलाइट ख़राब है तो तुम चेंज कर दो, बल्ब्स ख़राब है तो तुम चेंज, तो इस तरह से एलिवेट। ऐसे ही मेरे यहाँ पे 2 सुपरवाइज़र्स, एक लेडी सुपरवाइज़र और एक मेल सुपरवाइज़र है, ताकि एक बैलेंस बना रहे। क्योंकि हमारे काफ़ी लेडी स्टाफ है, तो कोई चीज़ चाहिए तो एक लेडी सुपरवाइज़र से उनको ज़्यादा आराम रहता है कोई चीज़ बोलने में, सपोजिंग मैं नहीं हूँ। तो हमसे पूछा जाता है कि क्या करते हो, क्यों करते हो, कैसे कर लोगे, these all questions। बट मैं हमेशा अपने क्लाइंट से बोलती थी कि सर एक चांस दीजिए, मैं खुद अपने जैनिटर भाई बहनों को सिखाऊंगी, और नहीं सीखेंगे तो आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देना, पर प्लीज गिव मी अ चांस, लेट मी ट्रेन देम। थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत है हमारे दीक्षा वन फैसिलिटी वाले पॉडकास्ट में। फैसिलिटी वाला वर्ड हमारे लिंक्डइन पे हमारे भाई बहनों ने ही दिया कि चलो ये करते हैं, क्यों ना आवाज़ उठाई जाए फैसिलिटी वालों के लिए, जैसे दिल वाले इंडिया वाले होते हैं, राइट। तो आज हम बात करने वाले अपने सभी गेस्ट से। इला जी हैं हमारे साथ, पूजा जी हमारे साथ, लोकेश जी, अनुदित जी हमारे साथ, और इन सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। और हम बात करेंगे कि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए, और क्या हम जितने भी सुपरवाइजर्स हैं ग्राउंड लेवल लोगों को हम हाथ में वो ताकत दे सकते हैं ताकि वो सशक्तिकरण की तरफ से बढ़ें और आत्मनिर्भर महसूस कर सके। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे, और इस पूरे पॉडकास्ट जो हुआ है उसका सारा श्रेय जाता है रैडिसन ब्लू को। उन्होंने हमें ये बहुत ब्यूटीफुल प्रेसिडेंशियल स्वीट दिया और इतनी ब्यूटीफुल हॉस्पिटैलिटी की, और जाता है हमारे स्पॉन्सर को बी ग्रीन, जहाँ पे केमिकल्स, अगर आपके घर में क्या बोलते हैं उसे, कीड़े मकोड़े हैं, या फिर आप चाहते हैं कि अपने घर के एयर को प्यूरिफाई करे, तो आप बी ग्रीन से संपर्क कर सकते हैं। उनके सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री है, ग्रीन से बने हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वो सभी जगह जियो मार्ट पे, अमेजोन पे उपलब्ध हैं। सो ही इज़ अ राइट पार्टनर फॉर यू एंड फॉर B2B एज वेल। अब बात करते हैं दूसरे स्पॉन्सर्स का जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, विच इज़ पानिया ग्लोबल रीलोकेशन। इनसे आपको अगर कोई भी रीलोकेशन सर्विसेज करनी है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनकी पैकेजिंग बिल्कुल भी प्लास्टिक मेड नहीं है, आपको सभी प्रकार का बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक फ्री समाधान मिलेगा। तो ये पॉडकास्ट सभी से प्रेरित है, और हम चाहते हैं कि देश एक सस्टेनेबल युक्त देश बने, और हमारी मुहिम देश के
प्रोडक्ट्स या किसी प्रोटोकॉल से नहीं होगा, हमें खुद अपने अंदर एक विचारधारा को लाना होगा और इसी बारे में बात करनी। थैंक यू सो मच ओशन प्रोडक्शन का कि हमारा ये पूरा जिस प्रकार से आप हमें देख रहे हैं, जैसे सांस की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से कैमरे की भी ज़रूरत होती है शूट करने के लिए। थैंक्स टू ओशन प्रोडक्शन कि आपने हमें इतने ब्यूटीफुल लाइट से दिवाली से पहले चकाचौंध कर दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो जो आप देख रहे हैं, यूजुअली मैं मेकअप नहीं करती हूँ, बट आज मेकअप का श्रेय जाता है हमारे सोनू भैया को। एक सटल डिटेल मेकअप दिया, तो आप जा सकते हैं सोनू भैया के चैनल को मैं लिंक कर दूंगी, इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और शाकिर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ और हर अवार्ड और इवेंट्स में हमारे साथ रहते, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको किसी भी सिक्योरिटी बाउंसर्स या किसी भी प्रकार के लोगों की ज़रूरत है, सपोर्ट स्टाफ, तो आप संपर्क कर सकते हैं शाकिर भाई। मैं एड्रेस और डिटेल्स और उनका सारा कुछ मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच। नेक्सस की अगर हम बात करें तो पूजा जी एक्स इंडिगो है और उन्होंने स्टार्ट किया है अपना नेक्सस कंपनी, और ये चाहती हैं, और हम ट्रेनिंग भी कंडक्ट कर रहे हैं, और ये चाहती हैं कि गवर्नेंस पे बात हो। और जैसे हम डेटा गवर्नेंस की बात करते हैं, हम एक ऑडिट की बात करते हैं, अभी तक फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्री में हम सिर्फ झाड़ू पोछा समझते थे, बट अब हम आगे आने वाले सालों में बात करेंगे AI टेक्नोलॉजी, और उसके ऊपर डेटा को गवर्न करने के लिए आपको कैसे ऑडिट की प्रैक्टिसेस चाहिए, आपको एक इमरजेंसी ड्रिलिंग हम कराते हैं। हमें बस इतना ही पता है कि अपने काम में भागो और भाग के बस देखो कि आग लगी है, उसे कोई बुझाएगा, आपको नहीं आता कैसे ओपन करना है। तो ये सारी जानकारी पूजा जी प्रोवाइड करेंगी हमारे आने वाले सभी ट्रेनिंग सेशंस में। तो थैंक यू पूजा जी फॉर दिस ग्रेट कॉम्बिनेशन helping us achieve this today. दीक्षा वन प्लेटफॉर्म है जहां पे हम चाहते हैं कि सभी लोग फैसिलिटी मैनेजमेंट ऐप, हम बहुत सारे वेंडर्स देखते हैं, हम सभी प्रकार के अलग अलग, पर एक अगर मान लीजिए मैं हूं कोई फैसिलिटी हेड और मेरे को 10 वेंडर संभालने बड़ी मुश्किल का काम है, राइट? तो दीक्षा वन प्लेटफॉर्म है जहां पे सभी प्रकार के 35 मॉड्यूल्स ऑपरेशंस आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, और आपको सभी सारी जानकारी एलिवेट हो जाएगी। AI ड्रिवन है, उसमें सारी जानकारी आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म पे AI पे मिलेगा। सॉफ्टवेयर एक्चुअली आप छू नहीं सकते, बट आप देख जरूर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे एपिसोड के साथ। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। थैंक यू सो मच सभी लोगों का बहुत बहुत शत नमन पहले तो, और बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला और हमारे साथ आज बैठे हैं हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में जिसका नाम है दीक्षा वन फैसिलिटी वाले पॉडकास्ट। और फैसिलिटी वाले नाम भी हमें पोल से मिला, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमें नाम भी हमारे फैसिलिटी की फ्रेटर्निटी ने बोला कि फैसिलिटी वाले प्लेटफॉर्म रखते हैं जहां पे दिल से और दिल वालों की बात होने वाली है। तो थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल लीला जी, बहुत बहुत दिल से प्रणाम आपको, आपके समय का और आपकी कीमती मुस्कुराहट का शुक्रिया मैम। पूजा जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग, दिल से स्वागत है। और आज हम फोड़ने वाले हैं सस्टेनेबिलिटी और AI का मिथ, AI का सच, और कैसे हम कंपनी को आगे बढ़ाएं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच लोकेश जी आने का। दीप्ति है दिलवाने से हैं, तो आप हमेशा हमारी इवेंट्स में प्रस्तुत रहते, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। लास्ट टाइम हमने आपको मिस किया था, बट इस टाइम आपने वचन रखा, तो थैंक यू दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लेट्स बिगिन द जर्नी। आज हम बातचीत करेंगे कि हम सस्टेनेबल कैसे, और सस्टेनेबल की बातचीत हम कर रहे हैं, डेकेड से बातचीत कर रहे हैं। AI कुछ न्यू नहीं है, AI बहुत पुराना है, बट हम अपनाएं उसे कैसे, और कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी सामग्री हमें बनाने लगती है उसको यूज करते हुए हम AI और इंफ्रा को कैसे आगे बढ़ाएं। टेक्नोलॉजी में सब टेक्नोलॉजी देते हैं, बट नीश में हम कैसे बात करें, तो वो हम आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे विद द फैंटास्टिक गेस्ट ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच। तो पहला क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि अनुज जी पूछें कि पहला प्रश्न टू ऑल द ऑडियंस, टू ऑल द गेस्ट। श्योर, आई थिंक लेट्स बिगिन ऑन द वेरी फर्स्ट नोट कि आप लोगों की इतनी बड़ी वाइड जर्नी रही, टू ऑल फोर ऑफ यू, राइट? आप लोगों के क्या क्या लेसन्स रहे, क्या हिट्स रहे, क्या मिसेस रही, और क्या हम कर सकते थे to elevate the industry in itself. So over to all of you. Maybe I can go first. Sure, please. I think probably अभी इतने सालों में जो मैंने इंडस्ट्री में चेंज देखा है, and I would term it as a vertical. The fraternity has elevated. Of course, all thanks to you and various other forums who have been organizing and getting people on a platform to speak about their journeys. So I think that has been a game changer. I think I would not say it as a miss. Earlier it was our vertical facility management, or we call it, so there are multiple names by we call it, I mean workplaces है, कुछ भी है, तो पहले से भी सपोर्ट फंक्शन की तरह हम इसको देखते थे, एंड आई थिंक माई को पैरानिस्ट विल एग्री, बट अभी इट हैज़ मूव्ड ऑन
I mean, जो because of these forums and the role that we play, अभी हम थोड़ी देर पहले ही BCP की बात कर रहे थे, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड द मिथ अराउंड this being only a non-technical department has gone now, right? People have started understanding what exactly our department is, and as I always say, the fraternity is being elevated through various forums like yours. So, and all thanks to you for having us all here. Right? थैंक यू सो मच। तो लोकेश जी, आपसे सुनना चाहेंगे कि आपका क्या इस पे राय है? सो आई बिन अ सोल्जर ऑल माई लाइफ। मैं थोड़ा हिंदी का प्रयोग करना चाहता हूँ। मैं हिंदी बहुत कम बोलता हूँ और दीक्षा जब भी मैं आपसे मिलता हूँ मेरा हिंदी बोलने का बहुत दिल करता है, तो मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि मैं हिंदी का ज़्यादा उपयोग करूँ। मैं एक रिटायर्ड फ़ौजी हूँ। मैंने 20 साल के करीब भारतीय वायुसेना में काम किया है। वहाँ के अलग फंडे थे और जब मैंने कॉरपोरेट में आया तो इट्स बीन अराउंड 12 साल के करीब हो गए हैं मुझे कॉरपोरेट में और एडुटेक में और फिनटेक में एंड आईटी कंपनीज़ में। सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट लेबल्स में कैसे रैप किया जाता है और कैसे परोसा जाता है वो हम हमारे आसपास हम हर रोज़ देखते हैं। बट फैसिलिटी मैनेजमेंट, हाउस कीपिंग, टेक्निकल ट्रेड्स, इन सब को जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो आज तक मिल नहीं पाई है, जो वो डिज़र्व करते हैं। जो हमारे फ्रंट फुट सोल्जर्स हैं जिनके प्रयासों की वजह से हम ट्रॉफीज़ उठाते हैं, जिनके प्रयासों की वजह से हम बड़े बड़े पैकेजेस लेके बैठे हैं या अप्रेजल्स लेते हैं या वाहवाही लूटते हैं। पहला तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो प्रयास किया है, एक छोटा सा कदम लिया है, इसको एक आंदोलन बनाना चाहिए। इसको जो हमारे भाई बहन जो रात दिन मेहनत करते हैं, और इसके मैं एग्जांपल्स दूंगा जैसे हम बिल्डअप करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को, उसको निगेट नहीं किया जाना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और हम उनकी जितनी तारीफ़ करें, उनके लिए वेलफेयर के लिए जितना कुछ कर पाएँ, जितना हम सोच सकें, पहली जो स्टेप है वो सोच है और आपने वो शुरू कर दी है। उसके बाद एक्शन है जो अब हम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। वो शायद कहीं ना कहीं गायब था, जिसको अभी हम होराइजन मिल गया है इन सब प्रयासों से। दीक्षा जी आप हैं, और भी बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट कुछ हैं लोग ऐसे जो सच्चे दिल से उन हमारे भाई और बहनों के लिए करना चाहते हैं। दूसरा, मैं बिफोर कमिंग टू एग्जांपल मैं ये बताना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों में जो बाधा है सबसे बड़ी, वो है लोगों के अलाइनमेंट और लोगों को चेंज के लिए मनाना। आप एआई की बात करो या आप ऑटोमेशन की बात करो, तो आज भी एक बच्चा हाउसकीपिंग का जो अज्ञान है, जिसको ये अवेयरनेस नहीं है, वो झाड़ू से सफाई करके ज़्यादा खुश है रादर देन डस्ट फ्री मॉप से या राइड ऑन से या रोड स्वीपर से या किसी और मैकेनाइज क्लीनिंग से। क्योंकि उसको डर लगता है कि इससे शायद एक मशीन 8 आदमी का काम करती है तो 7 मेरे भाई बहन की नौकरी चली जाएगी। एक डर ये भी है, एक डर है कि ये मशीन मैं कहीं ख़राब ना कर दूँ, मुझसे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उसको कॉन्फिडेंस देना, उसको अलाइन करना। आप जैसे चेकलिस्ट बहुत आदि मानव के ज़माने के हम कर रहे हैं, टिक 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 कर रहे हैं। आजकल सब स्मार्ट टैब्स, आईपैड्स आ गए हैं, वो हाथ में नहीं लेते। सर मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है इसको चार्ज करना, अगर ये गिर गया तो कौन पैसे भरेगा। उनको कॉन्फिडेंस देना कि जिस तरीके से आप अपना मोबाइल संभालते हो आप इसको भी संभाल सकते हो। उनको ये बताना कि आप फेल हो बट एवरी नेक्स्ट टाइम फेल इन अ बेटर वे, वो बहुत ज़रूरी है। और कोरोना में हमने सबने देखा है कि सब पीछे हट गए थे, पुलिस, आर्मी, सब पीछे हट गए थे। ये जो हमारे हाउसकीपिंग, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के सबकी सेवा की है। मैं खुद 15 दिन आईसीयू में था और मैंने देखा है कि मेरे सामने लोगों को गांठ बांध के और ले जाते थे, और वो हाउसकीपिंग, नर्सेज, कंपाउंडर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स ही वो सब काम कर रहे थे। अगर ये सोचा जाए तो बड़ी डीप बात है कि उनकी भी वही बॉडी है, वही फेफड़े हैं, वही लीवर है, वही दिल है, और दे आर ऑल्सो प्रोन टू सेम इन्फेक्शन एज वी वर, येट दे वर नॉट सिटिंग एट होम। वो घर नहीं बैठे थे, वो पैसा सबको ही कमाता है, बट उस टाइम पे उन्होंने दिखा दिया कि वो सच में हमारे समाज की रीढ़ है। और इसको और अगर अगले लेवल पे लेके जाऊँ, आज आप पूरे संसार में बराबर सबको अमीर कर दीजिए एंड यू विल सी कि पूरे संसार में ना तो कोई सफाई होगी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, ना कोई इलेक्ट्रीशियन होगा, ना कोई किसान होगा, ना कोई कारपेंटर होगा, ना कोई वेल्डर होगा, ना कोई मिस्त्री होगा, ना कोई मजदूर होगा। बनेगा कैसे कुछ? तो मेरे ख्याल से मैं यहीं पे रेस्ट करता हूँ एंड आई विल इनवाइट माय फेलो पैनलिस्ट। बट इस बात पे हम सदियों बात कर सकते हैं। एंड रिजल्ट है कि हमें उनको रिकग्नाइज करना है, उनको इनेबल करना है टू बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। जी पूजा जी, आप अपने विचार प्रस्तुत करें। मैं इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एक्चुअली। मैं अपने 21 साल के एक्सपीरियंस को मद्देनज़र मैंने जो देखा, मैंने जो फील किया,
जो मुद्दा आज समाज में आपने उठाया है, दीक्षा वन ने उठाया है कि ग्राउंड फोर्स को ऊपर लेके आना, उन्हें एलिवेट करना, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट अपने जीवन काल में आज तक किसी को करते नहीं देखा। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं और अपने लेवल तक करने की कोशिश भी करते हैं जहाँ तक उनकी पैरामीटर्स उनको अलाउ करते हैं, पर उस दायरे से बाहर आके कुछ स्टेप उठाना वो मैंने सिर्फ दीक्षा वन को देखा है कि वो लोग आगे आए और बहुत ही एलिवेशन को लेकर आए। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ग्राउंड फोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कंपनी, हर फैसिलिटी मैनेजर, उनके सारे बॉसेस एक एसेट की तरह हमेशा यूज़ करते हैं कि ये मेरे एसेट है, इनको हमेशा यूज़ किया जाए, चाहे दिन हो रात हो। उनके पास वो इमरजेंसी नंबर्स हमेशा होते हैं कि अगर कोई हमारा सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, उसको रात को 12 बजे भी बोला तो उसकी तो ये ड्यूटी बन जाती है ना कि बॉस ने जो बोला वो जाना है। पर वो एक ऐसा एसेट है जिसकी वो मेंटेनेंस कभी नहीं करना चाहते, ठीक है। वो उसको कभी भी मेंटेन करके नहीं रखना चाहते, वो कभी उनका हालचाल नहीं पूछते। उनकी फैमिली में इमरजेंसी होती है, पर अगर ग्राउंड फोर्स में कुछ भी इमरजेंसी होती है तो रिप्लेसमेंट तैयार रहती है हमेशा। तो उस एसेट की जॉब की सिक्योरिटी के लिए आगे आना चाहिए, उनकी ज़िंदगी को सिक्योर करने के लिए आगे आना चाहिए। अगर कोविड जैसे कि सर ने बताया, कोविड जैसी आपदा जब आ जाती है समाज में और हम सब एक दायरे पे आके खड़े हो जाते हैं कि अब क्या करें, और ले ओवर्स की बात आती है, तो सबसे पहले हम अपनी ग्राउंड फोर्स को ही एलिवेट करते हैं कि ऐसे लोगों को हटाया जाए जो शोर ना मचा सकें, जो ज़्यादा कुछ कर ना सकें। तो दीक्षा वन ने जो पहल करी है मैं उसको बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ और मैं चाहती हूँ हम लोगों को जो मौका मिला आपके साथ जुड़ने का, आई रियली थैंकफुल टू यू पीपल। और जो भी बन पाएगा दीक्षा वन के साथ आगे आके हम ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे, सो दैट अपने लिए तो हर इंसान जीता है, अपनी फैमिली के लिए तो हर इंसान करता है, पर जो दीक्षा वन ने किया है इन लोगों के लिए, जो लोग रोज़ आके हमारा पैराशूट पैक करते हैं, जो रोज़ ये हम ड्यूटी पर कब पहुंचते हैं, 8 बजे पहुंचते हैं, 9 बजे पहुंचते हैं, हमें तो ऑफिस हमेशा रेडी मिलता है ना। दे पैक आर पैराशूट एवरी डे। अगर वो नहीं होंगे तो अगर ऑफिस हमें गंदा मिलेगा, गेट पर गार्ड नहीं होगा, 2-4 गाड़ियों से जाम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो वी हैव नथिंग टू से, हम उन्हीं को ही पकड़ेंगे। पर जब वो लोग नहीं होंगे तो हम किसको पकड़ेंगे। तो जो हमारा मेन एसेट है उसकी मेंटेनेंस, उसको बनाए रखना, जो कदम दीक्षा वन ने आज इस चीज़ के लिए उठाया है, दैट्स रिमार्केबल एंड वी आर ट्रूली विद दीक्षा वन फॉर ईच एंड एवरीथिंग हियर। आपको सुन के ये लग रहा है कि रुलाएगा क्या पगले? पर इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पूजा ने अभी बोला, मतलब मुझे थोड़ा सा मैं उनसे डिफ़र करूँगा इस चीज़ में, क्योंकि मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना मेरे बाकी को पैनलिस्ट को है। बट मैंने अपना करियर कुछ 10-11-12 साल पहले स्टार्ट किया था, और तब से लेके आज तक जो मैंने चेंजेस देखे ना, सबसे पहले ना हमें ये समझना है कि ग्राउंड फोर्स जो है दे आर नॉट आर एसेट्स, ठीक है। एसेट्स टर्म मैं थोड़ा सा इस चीज़ के खिलाफ हूँ। जब आप किसी को एसेट बोलते हो, सो बेसिकली यू आर कमोडिटाइजिंग दैट पर्सन, या मतलब उनकी पर्सनैलिटी को। मुझे ऐसा लगता है कि दे आर, जो हम हैं वही वो है, ठीक है। मतलब जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैंने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया, और मैंने ये चीज़ मैं जिस करंट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मैंने ऑनेस्टली पिछले 3.5 साल में कभी ये चीज़ देखी नहीं। इनफैक्ट एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कभी हमारे से कुछ मिस हो जाता है, मैं तो ग्राउंड स्टाफ भी नहीं बोलूँगा, हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ, मैं उनको एम्प्लॉयज़ ही मानता हूँ, ठीक है। तो सामने से यार हमारे एम्प्लॉयज आके में बोल देते कि यार नहीं, आप उनकी टेक केयर सही से नहीं कर रहे। सो दिस इज अ मैसिव चेंज दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड, that has come over the period of time, but not everywhere and not always. राइट। तो अब मेरे को लगता है कि जो रेवोल्यूशन आप जो लेके आ रहे हो ना, इसका स्टार्ट हो चुका है, बट आपने एकदम एक सही स्ट्रीम पकड़ा और सही टाइम पे पकड़ा है, बिकॉज अब इसको मुझे लगता है पीक पे ले जाने का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि जो हमारी यंगर पॉपुलेशन है अभी उस चीज़ को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। आप ऑफिसेज में मत जाइए, आप अपने घर पे देखिए, जो गाड़ी साफ करने वाले लोग जो आते हैं, जो भी कोई है, ठीक है, देयर मैंने जहाँ पे मैं रहता हूँ, दे आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। तो जब हमें जो एक नोशन जो पुराना चल रहा है ना कहीं वी विल हैव टू मूव अहेड, उससे हमें निकलना पड़ेगा। बट द फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी उदित इज, अभी भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं इस फ्रेटर्निटी में जो अनटच्ड है, अनअवेयर हैं, नॉट सो प्रिविलेज्ड है। हमारे आसपास बहुत एग्जांपल्स हैं, एग्री टू दैट। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जहाँ पर एज पूजा राइटली मेंशन्ड कि उनको फायर और हायर करना बड़ा इजी बना दिया गया है ना। एन इमरजेंसी फॉर पूजा, मी, ईला और उदित, और फॉर दैट मैटर यू और अनुज can be an emergency and we can stay absent for weeks and months from our job and yet not have that fear of getting fired
बट ये बंदा अगर 7 दिन नहीं आएगा डिस्पाइट ऑफ एवरी मेडिकल डॉक्यूमेंट दैट ही और शी कैरीज, उसको डर होगा कि यार मेरी जगह ना कोई दूसरा आगे बैठ गया होगा। राइट, और वो होता भी है प्रैक्टिकल। मैं सब जगह नहीं बोल रहा हूँ बट लार्जली है अभी भी, बिकॉज नाउ एंड दिस प्रूव्स दैट दिस फंक्शन इज अनेबलिंग फंक्शन। इस फंक्शन के बिना काम नहीं चल सकता Exactly. है। बट जब एडमिट करने की बात आती है, जब रिकग्नाइज करने की बात आती है, तो क्यों में सबसे पीछे ये बेचारे होते हैं। दिवाली पे एक लड्डू का पैकेट देना या सोन पापड़ी, नॉट लड्डू, सोन पापड़ी का पैकेट देना, हम सोचते हैं हमने अपना धर्म निभा दिया। राइट, बड़ी सही ना, बिल्कुल। करेक्ट। I'm not saying कि आप उनको सोने से तोल दो, बट a warm hug, a warm shake hand, नमस्कार, smile, every time you cross them is that कैसे हो भैया, कैसे हो दीदी, Exactly. you know, उनको उनके बच्चों को पढ़ने में हेल्प करना। आप पैसे से मत हेल्प करो, उनको बोलो मैं संडे सैटरडे वी कैन कंडक्ट क्लासेस फॉर यू, आई स्टार्टेड दिस, राइट। तो इन सब चीज, एंड देन एक बड़ा एग्जांपल मैं अच्छा देता हूँ, एंड आई एम नॉट टेकिंग सॉरी मच ऑफ योर टाइम, सॉरी ईरा इज येट टू स्पीक, बट इट ऑलवेज कम्स टू माय माइंड, आई ऑलवेज मेंशन, मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट, एंड आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ही वेंट टू नासा। और वो नासा गए तो वो वीआईपीज की आदत होती है कोनों में घुसना जहाँ पे कोई सोचेगा भी नहीं। राइट, सो दिस गाय वेंट एंड देयर वाज अ जेनिटर, वहाँ पे जेनिटर बोलते हैं, हाउसकीपिंग नहीं बोलते, जेनिटर बोलते हैं। दैट लेडी वाज वर्किंग, तो ही जस्ट वेंट देयर, उसने हाथ वाथ मिलाया, हाय हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एंड वो, तो उसने बोला कि आप क्या करते हो यहाँ पर। तो लुक एट द डेप्थ ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ दैट लेडी। She said, we help people go to moon. हम लोगों को चांद पे भेजने में मदद, and this is a fact, ये स्टोरी नहीं है। The pride these guys take in getting associated with the organization that we work for. हम यहाँ पे लगा के घूमते हैं जिंदल और ये वो, सारे हम taking names, भारतीय वायुसेना, ये लोग जीते हैं उस फिलॉसफी को, बिकॉज शायद वो उस घर में पैदा नहीं हुए जिस घर में आप और हम पैदा हुए हैं, उनको वो मौके नहीं मिले जो आपको और हमको मिले हैं। कल को वो शायद पैदा होते हमारी जगह, तो वो भी शायद इस चेयर पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहे होते या किसी ट्रॉफी को पकड़े होते। तो ये मेरा थोड़ा सा मानना है। ओवर टू यू इला। तो मैं चाहूँगी इला मैम, बोलने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि लोकेश सर एंड पूजा मैम ने बहुत अच्छे से हमें बताया कि क्या नहीं करना चाहिए, एंड देन एक आप ऑडियंस के लिए मैं एक बात बोलूँगी, जैसे एक मूवी आई थी एवेंजर्स, और ये बड़े यंगस्टर्स और मिलेनियल्स लोग देखते हैं जिन्हें एनिमेशंस पर, उसमें वो बोलता है एक चुटकी में, हाँ ना, मतलब Thanos. राइट, वो Thanos snap. तो जैसे हम स्नैप, जैसे पूजा जी ने बोला, यूँ हो जाता है कि निकालो और हाइडिंग करो, तो ऐसे करके हम क्यों नहीं लोगों को सत्कार दे, लोगों को नमस्ते बोले, लोगों के लिए खड़े रहे, तो वो भी आई थिंक चुटकी में। तो मैं चाहूंगी इला जी आप अपने विचार प्रस्तुत करें। मैम आपके क्या थॉट्स है इस बारे में, वो टू यू मैम। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा यहाँ बुलाने के लिए। मेरा ये पहला अवसर है कि मेरा आप लोग सबसे इस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है, एंड इट्स रियली अ गुड फीलिंग। जहाँ तक इस स्टाफ की बात कर रहे हैं, हमने अभी तक बात की कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, पर हमें क्या करना चाहिए। मैंने अपने दायरे में रहकर जो चीज़ करी कि हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है जो रात में रहता है, उसको मैंने अपने हाउसकीपिंग का जो सुपरवाइज़र है उससे मिलके पूरी ट्रेनिंग दिलवाई है कि कैसे कहीं पे ट्यूबलाइट ख़राब है तो तुम चेंज कर दो, बल्ब्स ख़राब है तो तुम चेंज, तो इस तरह से एलिवेट। ऐसे ही मेरे यहाँ पे 2 सुपरवाइज़र्स, एक लेडी सुपरवाइज़र और एक मेल सुपरवाइज़र है, ताकि एक बैलेंस बना रहे, क्योंकि हमारे काफ़ी लेडी स्टाफ है, तो कोई चीज़ चाहिए तो एक लेडी सुपरवाइज़र से उनको ज़्यादा आराम रहता है कोई चीज़ बोलने में, सपोजिंग मैं नहीं हूँ। उन लोग, मैंने एक एडमिन के लिए एक लैपटॉप इशू करवाया हुआ आईटी से, और इन लोग दोनों को फ्री टाइम पे पूरी एक्सेल ऐसे सिखा दिए कि तुम लोग डेटा एंट्री कर लो। अब हमारे यहाँ जितने भी विजिटिंग कार्ड्स आते हैं उन सब की एंट्रीज होती है, सारे ये सुपरवाइजर्स करते हैं। एक तो मेरा काम थोड़ा सा वो हो गया, और उन लोग को लगता है कि हम कुछ और अलग से सीख रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो ये कर रहे हैं उसमें तो ये एकदम निपुण होते हैं। हम आगे बढ़ के उनको क्या एक्स्ट्रा सिखा सकते हैं कि उनको लोग उससे बेहतर क्या कर सकते हैं कि कल को अगर वो कुछ और भी करना चाहे तो उसके लिए इन सब चीज़ों से उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है। आज जो हमारी एक हाउसकीपिंग की लेडी थी, वो बहुत, उसने मुझसे ऐसे बातों बातों में कहा कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ पर मुझे काम अच्छा नहीं लगता, ये है वो है, और ये काम मैं मजबूरी में कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ जो कैफेटेरिया चलाता है उसके वहाँ पर मैंने उसको कर दिया कि तुम यहाँ पे खाना बनाओ और तुम कर दो। तो हम क्या, मतलब इनको कैसे प्रोत्साहित करके
उनको और क्या सिखा सकते हैं, वो मेरे ख्याल से एक ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि ये एक नेक्स्ट लेवल, जैसे हम अगर हैं, हम प्रमोशन चाहते, ये भी तो एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। एक्चुअली बड़ा अच्छा इन्होंने एक पॉइंट बोला कि हम लोग ना CSR पे बहुत फोकस करते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट्स में, बट हम कभी कभार ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर इंटरनल भी है। तो इला जी ने बड़ी अच्छी एक चीज बोली कि अगर हम उस पे फोकस करें ना तो शायद हमें उतना से वी शुड डू CSR, बट अगर हम इंटरनल करेंगे तो एफिशिएंसी और हर तरीके से आई थिंक इसको पंजाबी में बोलते हैं अपनी मंजी थल्ले सोटा मारना, चोर मात्र में छुपा हुआ। तो सुधार अपने से और अपने घर से शुरू करना। बिल्कुल सही बात Very well said। सुधार हमेशा और अपने घर से हम स्पेशली हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है ना, इसमें किसी को आगे बढ़ते हुए देखने का जज्बा बहुत कम है। अब सो हम तालियां तो बजाते एक दूसरे के लिए, बट अंदर ही अंदर से वो 3 इडियट है ना कि आप लास्ट आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दोस्त फंसता है तो बड़ा दुख होता है। तो आई विल टेल यू अ स्टोरी अगेन। क्रैब्स का बड़ा अमेरिका और इस साइड पे मैक्सिकन गल्फ ऑफ मैक्सिको में बहुत क्रैब्स का बिजनेस होता है, और वहाँ पे जापानीज क्रैब, मैक्सिकन क्रैब, यूरोपियन क्रैब्स, इंडियन क्रैब्स सब पकड़े जाते हैं और लाए जाते हैं वहाँ पर, और ये बड़ी फेमस स्टोरी है ये। तो बाकी सब क्रैब्स पे ना वो कवर करके रखते हैं, जो इंडियन क्रैब्स है ना उसको कोई कवर नहीं होता। तो somebody ask यार इंडियन क्रैब्स को तुम कवर करेंगे आप भाग जाएंगे, तो बोला इंडियंस की आदत है वो एक दूसरे को नीचे खींचते रहते हैं, तो वो एक क्रैब ऊपर चढ़ने की ट्राई करता है और दूसरे वाला उसको नीचे खींच रहा है, वो कहीं नहीं भागेगा। बोला और एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये वाला जो होते हैं ना, इन लोग में जितनी मल्टीटास्किंग की कैपेबिलिटी होती है ना, वो किसी और में नहीं होती है। मैं एक सोसाइटी में जहाँ पहले रहती थी, वहाँ पे हमारे यहाँ पे नीचे एक कपल कपड़े प्रेस करता था, तो वो धोबी कपड़े प्रेस करता था। तो एक दिन मैंने सुबह उसको गाड़ियाँ साफ़ करते हुए देखा। मैंने कहा तुम सुबह गाड़ी साफ़ करते हो? कहता है मैडम मैं सुबह 6 से 9 गाड़ी साफ़ करता हूँ, 9 से 5 यहाँ कपड़ा करता हूँ, फिर घर चला जाता हूँ, फिर 7 से 10 तक मच्छी बाज़ार में मच्छी बेचता हूँ। इतना इनमें जज्बा होता है, बस आप उनको कितना यूटिलाइज कर सकते हो ये आपके अंदर की चीज है। और टेकिंग द क्लू फ्रॉम हियर, जैसे हम लोगों ने रिसेंटली क्लाइंट किया था, इट्स अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ऑफ स्टील्स, राइट? सो दे हैड देयर ओन एप्रीहेंशंस कि हमारा स्टाफ डिजिटलाइज कैसे होगा, राइट? हाउएवर वी रियलाइज्ड वन थिंग, है ना, हो क्या रहा था, वो फुली डिजिटलाइज हो गए थे, दे वर गोइंग ऑन, बट देयर वाज लॉट ऑफ noise within the ground stuff. Okay. क्यों हो रहा था? I was trying to tell the client कि आप लोग उनको सही से ट्रेनिंग ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। आप लोग ये अज्यूम करके बैठ गए कि क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे है, क्या फेसबुक पे है, ये ऐप सीख लेगा। पहली बात तो उसको ये समझाना चाहिए हमें कि ये जरूरी क्यों है। उनकी चोरी पकड़ने के लिए नहीं है, लेकिन जैसे इला मैम ने बोला कि मैंने उन्हें एलिवेट किया, नया स्किल सिखाया बेसिकली। तो आपको उनको ये समझाना है, वी आर बेसिकली स्किलिंग यू अप टू दैट लेवल कि नॉट जस्ट हियर, कल को आप कहीं और भी जाओ तो आप कह सको कि मैंने सिर्फ वो झाड़ू नहीं मारा या मैंने जाले नहीं साफ अपस्किलिंग जरूरी है, डिजिटलाइज वे में कुछ किया। करेक्ट। एंड और वो श्योर 6 महीने तक फिर भी वो ग्राउंड से मचाता रहा, क्योंकि द गुड थिंग अबाउट ग्राउंड से आपके पास एक पावर है बहुत सारे कि वो सीईओ के डायरेक्ट कनेक्ट में हो जाते हैं, राइट। तो उस स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी जो सीईओज भी कह रहे थे, दे वर गेटिंग इन्वॉल्व टू, क्योंकि वहां से नीचे से कंप्लेंट उनको जा रहा था। मैं बार-बार एक चीज और ऐड ऑन करता था कि आप नहीं ट्रेनिंग दे पा रहे हो, लेट दीक्षा जी गिव इट, क्योंकि उनका बोलने का तरीका वैसे बहुत प्यार भरा है। सो फाइनली इट टुक मी 6 मंथ्स ऑफ दैट रेजिस्टेंस, जो इतने चेंज मैनेजमेंट की बात करी कि थर्ड पार्टी जिसने ऐप दी है वो जाके ट्रेनिंग दे सके। तो आई थिंक वहाँ पे सबसे पहली बात, अच्छी बात ये हुई क्योंकि हम वहाँ पर भी बहुत टाइम तक रहे थे, दीक्षा जी और मैं 2-1 महीना तो हम वहीं थे स्टेशन, और उन लोगों ने एक अच्छा काम किया जहाँ वो ट्रेनिंग देते थे। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ड्यू टू आवर प्रेशर उन्होंने उस ट्रेनिंग रूम में एसी लगवा दिया था स्टाफ के, सो दैट वाज अ वेरी गुड चेंज। फिर फाइनली 6 महीने बाद मैम ने जाके वहाँ ट्रेनिंग दी, ऑल्दो वो पूरी स्टोरी तो आप अच्छे से ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, बट क्योंकि आई वाज हैंडलिंग द ऑप्स पार्ट विद दैट क्लाइंट, तो उसके बाद कभी किसी ग्राउंड सर से कोई इशू आया ही नहीं, और वो मुद्दा उस ट्रेनिंग के बाद खत्म हो गया। सो ओवर टू यू इफ यू वांट टू शेयर दैट स्टोरी। राइट, तो सभी बहुत सही बात बोली एक्चुअली आपने। दिल से वाली होता है ना, दिल में एक तार निकाल दो तो 90% बचता ही है, वो वाली बात है। तो ये वेटेज रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी था
लोग क्या बोलते हैं, जैसे प्रश्न हमेशा यंगस्टर से पूछा जाता है, आप जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर, जैसे सर ने बोला ना हमेशा खींच रहे हैं, हाँ। तो हमसे ही पूछा जाता था कि क्या करते हो, क्यों करते हो, कैसे कर लोगे, दीज ऑल क्वेश्चंस। बट मैं हमेशा अपने क्लाइंट से बोलती थी कि सर एक चांस दीजिए, मैं खुद अपने जैनिटर भाई बहनों को सिखाऊंगी, और नहीं सीखेंगे तो आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देना, पर प्लीज गिव मी अ चांस, लेट मी ट्रेन देम। और ये हुआ कि 50 लोग 70 लोग ऐसे हमने बैच बना दिए, और सबने बोला नहीं हो पाएगा, तू नहीं सिखा पाएगी, वो नहीं सीख पाएंगे। और ट्रस्ट मी एवरीवन एंड एवरीबडी हु आर लिसनिंग टू अस कि एक्चुअल में वो एक बारी में सीख गए। बताने का जरिया होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, और हिंदी में अगर आप बताओ, यूजुअली लोग क्या बोलते हैं ना, लोगों को लगता है इंग्लिश बोल रहा हो तो मैं फैंसी हूँ। नहीं बॉस, यू आर नॉट फैंसी। इंडिया में अगर आप हिंदी बोलोगे ना तो आप फैंसी हो। जैसे मुझे हिंदी बोलने पे बोलते हैं कि दीक्षा तो हिंदी बोल रहे हैं ना, अच्छा भाई इंडिया में नहीं होना चाहिए। कि बाहर अगर जैसे हमारे गवर्नमेंट में अगर हम बैठे तो आप इंटरप्रेटर लो, आप कंपाइलर लो, आप सुनो, मैं तो अपनी भाषा में बोलूंगी, दिस इज माय, वो बोलते हैं ना मेरा रॉक चलेगा मेरे देश में, तो वो चीज है। तो आई थिंक कि जब हम बहुत प्यार से आप मनाओ, क्लाइंट हो सकता है आपसे अग्री न करे, बट आप मनाओ उनको कि मेरे को एक चांस दीजिए, और जब वो डिफरेंस उन्हें दिखेगा, सब अपने हो गए कि मैम का ऐप चलेगा अब तो। मतलब ऐसे कि मैम ने हमें आज तक, हमें किसी ने नहीं पूछा, मैम ने पूछा, तो वो अपने बन गए। तो ये अपनापन हमें इस इंडस्ट्री में लेना है, और ये चाहना है कि सब लोग अपने हैं। खून जब लाल हो सकता है तो सबका खून लाल है, राइट? कोई डिफरेंट कलर नहीं है, तो ये भेदभाव क्यों करते हैं? तो ये चीज मैंने वहां पे मिथ तोड़ा, और दिस विल हैपन। और सब लोग हमारे, वो कहते हैं ना, मैं फैन वर्ड यूज नहीं करती हूँ कि फैन हमेशा नीचे होता है या ऊपर होता है, मैं दिल से वाला यूज करती हूँ, which is हमारे अपने बन गए, हमने गले लगाए। इवन लोग बोलते हैं कि तुम कैसे, मतलब मेरे में ये है, मतलब बचपन से, नॉट इवन कंपनी स्टार्ट, पहले से जितने भी मेरे क्लाइंट है ना, वो बोलेंगे यार तू गले लगा लेते, सिक्योरिटी भैया को, दीदी को, ये है अंदर। अगर आप करोगे, यू फील द कनेक्ट, यू विल, एक आता ना चुंबकीय शक्ति से, आप कैरिस्मेटिक वे से आप मतलब एक फील करोगे कि हाँ ये भी तो इंसान है। बिल्कुल। तो आई थिंक आप पूछ लो, खाना खाया भैया, आप ठीक हो? तो आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आज की नीड है। हम टेक्नोलॉजी में बहुत बात करेंगे। एक पॉइंट में आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगी, लोग यूजुअली बोलते हैं कि यार इसे अगर हमने फोन दे दिया ना सिक्योरिटी भाई को, तो टाइम वेस्ट करेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने लीडरशिप जर्नी से बताएं कि क्या ये सच है, क्या ये लोग बोलते हैं, क्या ये सोचना भी करेक्ट है? तो आई थिंक सर ओवर टू यू, लाइक मैं ना इस पॉइंट पे जाने से पहले मुझे ना एक बड़ी अच्छी अभी चीज़ याद आई। जब दीक्षा और अनुज मेरे ऑफिस में ना फर्स्ट टाइम आए थे, तो मुझे अभी आप जब बात कर रहे थे ना, मैं उस मोमेंट को याद कर रहा था। मैं भूला नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारे वेंडर से मिलते हैं, आई एम श्योर आप भी मिलते होंगे, और हर स्केल के वेंडर से मिलते हैं। तो जब दीक्षा से मेरी बात हुई, अनुज से मेरी बात हुई, तो जब ये उठने लगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बीच में कॉफ़ी सर्व करने के लिए हमारी टीम से कोई आया था, तो इन्होंने बड़े अच्छे से ग्रीट किया उसको, एंड उसके ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस। ठीक है, अब पता नहीं इनको याद है कि नहीं, वो दूसरा राउंड में मार गया उसके बाद। ठीक है, मैंने नहीं बोला था उसको। ठीक है, तो मतलब ये एक बहुत चीज मैंने आपने तब नोटिस करी थी। फिर उसके बाद उस मीटिंग के बाद जब आप उठ रहे थे, तब आपने चेयर्स, ये खुद ही चेयर्स अपना लग रहे थे स्टार्ट, मतलब अरेंज करने में। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे, मतलब आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले आओ, मैं हमेशा सब में बोलता हूँ, आप कितनी भी सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजी, यू कैन यूज एन नंबर ऑफ जार्गन्स, बट जब आप ग्राउंड लेवल पे आप काम करते हो, जब आप लोगों से बात करते हो, ये छोटी छोटी सी चीजें होती है, इससे बड़ा इंप्रूवमेंट मिलता है। तो भी मुझे आप लोगों का वो एक मोमेंट अभी याद आ गया था। तो आई थिंक जो आपने स्टील प्लांट वाला जो बताया, जो क्लाइंट थे आपके बहुत बड़े, और जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही थी फॉर अडेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग, तो मेरे ख्याल से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है जिद करना। हाँ, बिकॉज यू आर जिद्दी कि मैं करके दिखाऊंगी, यू कुड बी दैट असर्टिव, और आपने उसको परसू किया, इतना आपने उसको मतलब कॉन्फिडेंस से आगे प्रेजेंट किया कि वो मान गए। बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, एंड इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट डू इट, यू आर राइट। तो हमारा प्रश्न है, थैंक यू, आई एम श्योर आप सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया, एंड थैंक्स टू रेडिसन जिसने इतनी ब्यूटीफुल हॉस्पिटैलिटी दी। थैंक यू सर। अब बात करते हैं कि हमारा जो मेन मुद्दा है कि आज हम इस पॉडकास्ट में बैठे हैं, तो हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी तो इम्पोर्टेंट है, पर जो ड्राइविंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन टर्म्स की लीडर्स बैठे हैं, वो देख रहे हैं क्लाउड कमांड सेंटर पे डेटा आ रहा है, एवरीथिंग, पर वो डेटा आ कहाँ से रहा है? सुपरवाइजर आर यूजिंग फोन्स, एवरीबडी, पर एक वो आप लोग टच करिएगा। बट मैं चाहती हूँ कि ना सबके दिमाग में ये है कि अगर मैंने फ़ोन अपने ग्राउंड स्टाफ को दे दिया, गार्ड बेयर को दे दिया, तो वो फ़ोन ही चलाते रहेंगे और प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो मैं चाहती हूँ पहले आप लोग इस पर अपने विचार प्रस्तुत करें और क्या सही डायरेक्शन होना चाहिए, देन हम बात करेंगे कि हम इसमें कॉस्ट
और सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट कैसे देखें? मुझे नहीं लगता कि फ़ोन देने से कुछ ऐसा आप जैसे कह रहे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आज की ज़रूरत है। बात यह है कि आप उनको उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए कितनी ट्रेनिंग, कितना प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हो। क्या मैं हर शनिवार को अपने उस स्टाफ को ये समझा रही हूँ कि हाँ, जिस समय तुम्हारा ये काम है तुम उस समय फ़ोन पे तभी ध्यान दोगे अगर तुम्हारी कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। बाकी जैसे सिक्योरिटी स्टाफ को हम ये ट्रेनिंग देते हैं कि गार्ड्स लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको उठ के देखना है, करना है, और ये कोई बाधा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। तुम्हें जिस समय ब्रेक टाइम है तुम उसको कर सकते हो। और अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी एक ऑफिस में किसी के एयरपॉड्स गुम हो गए। आप मानेंगे ऑफिस बॉय ने उसके आईफोन से फाइंड माई एयरपॉड्स करके उसके एयरपॉड्स ढूंढ के दिए, उसको नहीं पता था। तो ये चीज़ नहीं कि कोई चीज़, देखिए जो लोग फ़ोन पे आप कह रहे हो कि वो लगे रहेंगे, फ़ोन पे हो सकता है मैं और आप भी लग के पूरा दिन रील्स देख रहे हैं। तो ये ना इस पर निर्भर करता है कि आपने कितना उनको प्रशिक्षित किया है। इसमें मैं कहती हूँ कि हम किस हद तक जा रहे हैं उनको नेक्स्ट लेवल पे लाने के लिए, कि उसका आप अगर उसको ये पता है कि YouTube है, तो क्या आपने उसको ये बताया है कि हाँ कोई एक और ऐसी ऐप है जिससे कि तुम अपने घर के खर्चे का हिसाब रख सकते हो। तो उस तरह से आप अगर उनको जब बताओगे ना ये 4 चीज़ हैं जिससे कि तुम अपना जीवन और अच्छा बना सकते हो, वो ज़रूर उस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। उनका ध्यान तब जाएगा जब आपने उनको कुछ सीखने का या कुछ करने का आप मौका ही नहीं दोगे, तो वो तो YouTube ही देखेगा ना। ये बात आपने अच्छी बोली। तो पूजा जी आपसे भी जानेंगे कि इला जी ने बहुत इलैबोरेट ऑलरेडी कर दिया है कि फोन का प्रयोग मतलब प्रोडक्ट, ऐसे नहीं कि आप फोन करो तो टाइम वेस्ट करो, मे बी आप प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करो। तो मैम आपके विचार हम सुनना चाहेंगे। गुड टू यू पूजा जी। मैं इस वाले पॉइंट पर एक पर्सनल स्टोरी आपको बताना चाहूँगी कि कैसे किसी जेनिटर के फ़ोन ने मुझे हेल्प किया और कैसे वो उसके रिकग्निशन में चेंज हो गया वाइल शी वॉज नॉट अलाउड टू यूज़ फ़ोन ओवर द ड्यूटी। तो ये बात उस टाइम की है व्हेन आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर माय ट्विंस बर्थ, and while the birth has already happened, so I was not able to handle them alone, so me and my husband was there staying, he was staying with me. तो जैसे बाहर एक काउंटर होता है whenever you are in hospital and there are few of the people who are at night, so we were aware, हमें पता है कि उनको रीच आउट करना है जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है। So at night my daughter 1 year old, तो she was not comfortable enough, she was not able to sleep, वो सो नहीं पा रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप प्लीज़, अच्छा वहाँ पर एक बेल भी थी, तो मेरे पास वो सुविधा थी कि उस बेल को आप बजाओ। 5 बार उस बेल को यूज़ करने के बाद, आधा घंटा वेट करने के बाद जब कोई नहीं आया, तो मेरे हस्बैंड ने बेबी को लिया, मेरे बेटे को लिया और वो बाहर गए तो हेल्प मांगने के लिए काउंटर पर। तो क्योंकि वहाँ पे कुछ इमरजेंसी थी या कुछ भी रीज़न से वो लोग नहीं आ पा रहे थे, उन्होंने हेल्प नहीं प्रोवाइड करी। देन ही केम इनसाइड और उन्होंने मुझे बताया कि नहीं हो पा रहा है, हमें अभी थोड़े टाइम के लिए खुद ही मैनेज करना होगा, मैं देखता हूँ क्या करूँ। देन आई सडनली रियलाइज़ कि अभी जब नाइट शिफ्ट चेंज होती है, जब भी किसी हॉस्पिटल या होटल वगैरह में, तो नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट का स्टाफ आता है, क्लीन करता है, आपसे मिल के जाता है। सो देयर वॉज ए लेडी हु केम फॉर अ नाइट शिफ्ट चेक इन एंड एवरीथिंग, और उसने चेक किया और मुझे बोला, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट किया, और शी हैड वेरी पर्सनल काइंड ऑफ थिंग ना, जो खुशी होती है ट्विंस को देखने के बाद, वो भी एक डॉटर और एक सन होते हैं। तो उन्होंने ना मुझे बड़ा, शी वॉज एल्डरली लाइक इन एज, तो उन्होंने मुझे बहुत पर्सनल कंसर्न दिखाते हुए बोला कि ना आप मेरा नंबर लिख लो, ठीक है, आप ना किसी को बताना मत कि मैंने आपको नंबर दिया, क्योंकि हम लोगों को ना ड्यूटी पर फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है। एंड आई सडनली रियलाइज़ कि शी गेव मी हर नंबर दैट शी इज़ एट दिस फ्लोर ओनली। तो मैंने अपने हस्बैंड को वो नंबर दिया, उन्होंने उनको कॉल किया एंड शी इमीडिएटली लेफ्ट हर टी, जहाँ पर वो ब्रेक ले रही थी, वो आई, उन्होंने मेरी डॉटर को लिया, मुझे टिप्स दिया कि कहाँ से क्या चीज़ मैं अरेंज करूँ, उसको लेके वो बाहर गई, कॉरिडोर में उसको घुमाया, एंड वी वर सो ऑब्लाइज टू हर कि एट दैट मोमेंट जब व्हेन आई वॉज पैनिकिंग, माई हस्बैंड वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन, देयर वॉज ए लेडी, शी वॉज ए हॉस्पिटल एम्प्लॉय ओनली, पर उनको अलाउड नहीं था फ़ोन यूज़ करना। तो उन्होंने एक स्टेप आगे जाकर अपनी ड्यूटी को इग्नोर नहीं कहूँगी मैं, पर उससे भी एक कदम आगे सोचते हुए, जहाँ पर हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को लेके आते हैं, तो वाइल डिस्चार्जिंग फ्रॉम हॉस्पिटल हमने उनके लिए एक लेटर, अप्रिशिएशन लेटर लिखा, एंड लेटर वी केम टू नो कि उनको उस अप्रिशिएशन लेटर पर रिकग्निशन भी मिला। पर हमने कभी भी ये नहीं बताया कि वो उसका बेस क्या था, कि हम क्या, उन्होंने हमें क्या ऐसा किया कि उन्होंने अपना फ़ोन नंबर जो हमें दिया और उसको एक नंबर देने की वजह से
तो अगर हम किसी इंसान को अनेबल करते हैं, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्टिविटी या ओनली द प्रोफेशनलिज्म, सबसे पहले तो हम इंसान है ना। तो जब हम इंसान को इंसान की तरह ट्रीट ही करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से बाकी सारा कलेश तो वहीं खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो उस लेडी को अंत में रिकॉग्निशन मिला, वो अच्छी बात हुई। हॉस्पिटल को लगा कि हमारे सबसे जूनियर स्टाफ ने इतना ही कुछ बढ़िया कर दिया कि जो हम 4 लोग मिलकर नहीं कर पाए। एंड ऑफ द डे जो उनका विजन था, हैप्पी कस्टमर हैप्पी क्लाइंट, वो हो गया। तो पहली बात तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें रोकना क्यों है किसी भी चीज़ को। अगर एक फ़ोन जैसी सुविधा बनी है जो हमें लगता है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो क्या उनकी फैमिली मेम्बर उनको फ़ोन नहीं कर सकते, जिनकी इमरजेंसी तो कहीं भी हो सकती है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ के पास फ़ोन होना चाहिए और उनको ये समझा दें अगर कि किस टाइम पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किस टाइम पर नहीं कर सकते। नहीं करने वाला तो हमें वर्ड ही हटा देना चाहिए कि हम क्यों नहीं कर सकते, जब हम कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस उनको एनेबल करने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट माय थॉट, कि हमें पहले ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इंसानी तौर पर आगे आने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। तो इसी आपने बहुत सही बात बोली। अगर मान लीजिए मेरे फादर एक सुपरवाइजर है और मैं किसी मुसीबत में हूँ, मैं तो कॉल करूँगी और वो नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल। और मेरा क्या, बिग क्वेश्चन, उस बच्ची या उस डॉटर का क्या होगा उसके बाद, उसके पास कोई कॉल करने के लिए जरिया ही नहीं है। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी, मैं लोकेश जी से जानना चाहूँगी सर कि टेक्नोलॉजी, मैम ने बताया हर ह्यूमन है, सबकी अपनी अपनी नीड है, ज़रूरत है, इमरजेंसी है, तो क्यों हम ये चीज़ क्यों नहीं तब्दील कर सकते लीडरशिप और थैंक यू फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन बिकॉज इट्स हेल्प मी मेरी वो फ्रूट की स्लाइस खत्म करने के लिए इतना समय ज़रूरी था। दीक्षा, थैंक यू फॉर दैट। सो थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, जो पूजा बात कर रही थी, पूजा जी, और देखो मैंने कहीं पढ़ा है, वी सफ़र मोर इन आर थॉट्स दैन इन रियलिटी, कि हम अपनी सोच में इतना दुखी हो जाते हैं, असल में नहीं होते इतना कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा होगा, ऐसा हो जाएगा तो वैसा होगा। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिस एलोकेशन ऑफ कंपनी एसेट टू दीज पीपल। अगर मैं अपनी कंपनी के एसेट अपने 30, 40, 50 सुपरवाइजर को 50 टैब्स दूंगा, दैट कॉस्ट इज समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग रिजल्टिंग इनटू सम अमाउंट। उसका ROI मेरे को अभी नहीं दिख रहा, उसका ROI आएगा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। बट कंपनी की विजन अगर सच में ऑटोमेशन की है, सच में टेक्नोलॉजी की है, वो अकेले सिर्फ वाइट कॉलर लोगों से नहीं हो सकता है। वो सब इंक्लूसिविटी वहाँ पे ज़रूरी है, सबको ऑन बोर्ड करना ज़रूरी है। उसके लिए सारे W फैमिली के क्वेश्चन आपको आंसर करने पड़ेंगे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, वो सब आंसर करने पड़ेंगे। और इससे कोई अछूता नहीं रह सकता, टेक्नोलॉजी से आज कोई है भी नहीं अछूता। हम सब टेक्नोलॉजी से इम्पैक्टेड है, इन्फ्लुएंस्ड हैं। आज की डेट में चाहे वो एक गरीब आदमी हो जो शायद सड़क से पॉलिथीन इकट्ठा उठा रहे हो, उसकी जेब में भी मोबाइल है, वो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। चाहे कोई अंबानी या अडानी टाइप कोई, वो तो उनका तो कहना ही कुछ नहीं है। अब जो क्वेश्चन था ओरिजिनल, वो ये था कि हम इतना घबराते हैं कि वहाँ ये कंपनी एसेट्स, अपना मोबाइल फ़ोन रखने के लिए मुझे नहीं लगता बहुत सारी कंपनियाँ मना करती हैं, बिकॉज अनलेस देयर इज़ अ क्लाइंट रिस्ट्रिक्शन कि मेरे फ्लोर पे कोई भी मोबाइल नहीं ले, वो एक अलग चैप्टर है, उसमें तो आपको और मेरे को भी अलाउ नहीं होगा। बट इस तबके को ले जाना अलाउड नहीं है। उसके जो फार्स रीजंस हैं, जो मिथ्स क्रिएटेड है, उसको मेरे ख्याल से कॉन्कर करना बहुत ज़रूरी है फॉर 2 रीजंस। 1, उनके बिना ये सफल नहीं हो पाएगा प्रयास ऑटोमेशन का, AI का। सेकंड, दे आर द पीपल। अगर आपने अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि पहले के ज़माने में गन्स आती थी जिसके अंदर बारूद भरा जाता था और उसको ठूसा जाता था। नाउ यू हैव सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक वेपन्स, एंड नाउ नेक्स्ट लेवल इज कि आप सोचो और वो शूट कर देगा। इस पे भी काम हो रहा है, इजराइल इज वर्किंग ऑन दैट कि आपने देखा है अभी जो हिजबुल्लाह को जो मारा है, कमांडर मारा है, वो कैसे मारा, टेक्नोलॉजी है। उसने सोचा, उसने लेजर उसको बीम किया और वो मारा। तो टेक्नोलॉजी का कोई एंड नहीं है। बट जिसको एक्चुअल में गन चलानी है, जिसको एक्चुअल में हाउसकीपिंग करनी है, जिसको एक्चुअल में सिक्योरिटी ऑपरेशंस देखने हैं, या जिसको फैसिलिटी का जेन सेट देखना है, या और सारा MEP देखना है, जब उसको पता ही नहीं है कि मेरी टिकट जनरेट कैसे होगी, मेरी टिकट पे काम कैसे करना है, काम करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, वो कैसे इस पर रिकॉर्ड करना है, इसकी अहमियत क्या है, इसका आगे क्या फ़ायदा होगा, वो मेरे ख्याल से उसको ऑन बोर्ड करना ज़रूरी है। और जो कंपनी भी ऑन बोर्ड किए बिना ये प्रयास कर रही है, वो एक अपने भ्रम में जी रही है, वो बबल में जी रही है, उसको बबल से बाहर आना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। वो जी। हाँ, थैंक यू सर, बहुत अच्छा बोला आपने। मतलब अंत में तो आपने बोला कि बबल
देखिए जैसे स्टार्टअप का बबल फट गया, लोग बोलते इन्वेस्ट, नहीं ऐसा नहीं होता, क्लाइंट बनाओ, या, राइट? सही बात है। सिमिलरली एफएम में भी एक ये बबल था कि ऐसा सोच रहे हैं कि हम टेक में जाएंगे बट लोगों को नहीं देंगे, तो ये सही बात बबल है है। जो आपने सही बोला। उदित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपका क्या विचार है इसमें और क्यों जरूरी है कि हमें उनको भी सक्षम बनाना, उनको भी आत्मनिर्भर बनाना और साथ में चलना। वो जो जब मैं लोकेश जी की भी बात सुन रहा था और ईला जी और पूजा जी ने भी बड़े अच्छे एग्जांपल्स दिए, तो मैं एक्चुअली ना, मेरी कंपनी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ओनरशिप। तो मैं थोड़ा सा, मेरा ध्यान ना उस तरफ जा रहा था कि जैसे हम अपनी कंपनी में एडिडास में हम क्या फॉलो करते हैं कि ओनरशिप मीन्स अगर मुझे कोई काम दिया है तो मैं 100% उसका ओनर हूँ। तो यहाँ पे हम, अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, फ़ोन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट एक छोटा सा चेंज जो हमने थोड़े अभी 1 साल में हमने क्या किया, हमने लोगों को ये समझाया कि हमने एक समिट ऑर्गेनाइज किया था। वो एक बहुत बड़ा समिट था और हमने सारे अपने ग्राउंड स्टाफ को समझाया कि आपको फ़ोन यूज़ करने में या किसी भी चीज़ में कोई मनाही नहीं है, बट आपका जो काम है, ठीक है, वो इसी फ़ोन के थ्रू ही हो रहा है। अब आपको ये समझना है उसको कैसे आपको यूटिलाइज करना है या आप उसको कैसे मिस यूटिलाइज कर सकते हो। और वो हमने कुछ उनको, एक तो ना प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों को ये बोल देते हैं कि यार अगर तुम फोन यूज करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ब्रेक में कुछ बात कर रहे थे कि मतलब मशीन्स वगैरह पे लोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी के साथ पता है क्या है कि लोग क्या बोल देते हैं कि यार ये देख लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर आप ये यूज करोगे तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो ना बहुत, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मैं बहुत ना बेसिक्स पे काम करता हूँ। मेरा हमेशा से ना रहा है कि लॉजिकल सी, मैं आपको बताता हूँ, एआई के नाम पे लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो वो वही सारी चीजें होती है। तो अगर आप बेसिक्स पे काम करते हो ना, आप लोगों को ये समझाओ और आप लोगों को डराओ मत कि अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो अपने आप हो जाएगा। और एक ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग यूज करते हैं, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो वो डेटा आ कहाँ से रहा है, ठीक है, आप जब डैशबोर्ड्स बना रहे हो, आप जो अपनी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, यही लोग यूज कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के थ्रू डेटा आ रहा है। हम तो अपने डैशबोर्ड्स खोल के बैठे होते हैं कि हाँ यार इतना है, ऐसे है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप उनको ओनरशिप नहीं दोगे ना, और ये मैंने प्रूव किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने इनको ओनरशिप दी, और ओनरशिप मिलती है रिकॉग्निशन से। तो क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स ब्रांड के साथ काम करता हूँ और हमारे यहाँ सबसे बड़ी क्या है कि ना, हम अपनी वैल्यूज को ना, वी लिव अप टू आवर वैल्यूज। तो ओनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू। और मैं सिंस आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वो थिंकिंग अपनी जो आप सोचते हो ना, अगर क्लियरली सामने वाले को बताओ, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई काम कराना है, तो वो बंदा समझता है। क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, जब आप किसी को बताते हो कि आपके इस चीज से ये इम्पैक्ट होगा, और आपको बुरा बताने की जरूरत नहीं है, अच्छा बताओ, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मतलब मेरा ये एक जो माइंडसेट रहा है पिछले 5-7 सालों में, आई थिंक वो मुझे बहुत सूट किया है और मेरी टीम को बहुत सूट किया है वो चीज। आई थिंक मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट। अगर आप टैब दे रहे हो, पहले तो टेक्नोलॉजी के लिए पॉसिबल है कि उसका लिमिटेड यूज हो, पहले तो ये डरने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज समथिंग वी नीड टू डिस्कस, यहाँ पे हमें डिस्कस करना चाहिए। अगर मैं अपनी कंपनी के एक सुपरवाइजर को या एफएम को एक टैब दे रहा हूँ, तो उसमें टेक्नोलॉजिकली मैं रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता हूँ, जिससे वो उसका गलत यूज होगा ही नहीं। पहले तो ये मेरे ख्याल से सबको समझने की जरूरत है। दूसरा, इफ यू हैंड ओवर अ नाइफ टू समबडी जिसको आप ट्रेन कर रहे हो, उसको आप बता सकते हो उससे फ्रूट भी कट सकते हैं और गर्दन भी। फ्रूट काटेगा तो तेरा नरिशमेंट है, गर्दन काटेगा तो फांसी लगेगी। तो कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट हैज टू बी, वो हर एक चीज के होंगे, टेक्नोलॉजी के भी होंगे, नॉन टेक्नोलॉजी के भी होंगे। तो वो बताना बहुत जरूरी है, वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो ओवर टू यू वर सेइंग समथिंग, बट आई जस्ट वांटेड टू ऐड व्हाट। एब्सोल्युटली, आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री। दो चीजें, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जैसे इन वन ऑफ आवर अनदर क्लाइंट, तो वहाँ क्या हो रहा था, देयर वर द मैनेजर्स, फिर सुपरवाइजर्स थे और फिर ग्राउंड स्टाफ था। वो क्या रहा था कि ग्राउंड स्टाफ वाज विलिंग टू वर्क ऑन द टेक्नोलॉजी, मैनेजर्स वर ऑफ कोर्स, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो उनको तो कर ही रहे थे, बट जो मिडिल पर्सन्स थे, जितने आप उसको सुपरवाइजर कह ले, कोई भी है कि वो ना मिडिलमैन, राइट, दे आर नॉट विलिंग टू डू इट। सो आई एम माई सेल्फ, क्योंकि मैंने अपनी मास्टर्स करी फ्रॉम कैनेडा, बट दैट वाज मोर टुवर्ड्स रिसर्च। अगर बिजनेस नहीं कर रहा होता तो मैं पोस्ट डॉक्टरल फेलो होता, दैट आई नो। मतलब मैं, द ओनली रीजन I switched from MS, after MS मैं PhD करना चाहता था, my professor told me go take industry experience, come back। वो come back कभी हुआ नहीं, that's a long story। but eventually उस MS ने मुझे एक चीज सिखा दी थी कि everything is data। कोई लड़ रहा है ना, उसको जब वो शांत हो जाए उसको डेटा दिखा देना, उस दिन आपको समझ आ जाएगा। So I remember 31st की रात को हम लोग पहुंचे, there was a huge party at their place, तो they introduced us very well and बड़ा अच्छा मजा आया, पार्टी करी हम लोगों ने। फिर जब 3rd, 4th, 5th को हम लोग फिर से उनके साथ बैठे, तो आई टोल्ड देम
कि जितना भी आपको लग रहा है इट इज आवर प्रॉब्लम, एक्चुअली इट इज योर प्रॉब्लम। ग्राउंड स्टाफ को प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है, मिडिल में आप चाह रहे हो कि मिडिल मैन कंट्रोल करे ग्राउंड स्टाफ को और वो रिपोर्ट आज आपके पास जाए, बट जब आपका मिडिल मैन ही खराब है तो वो ग्राउंड स्टाफ क्या कर लेगा? ब्रिज ही टूटा हुआ है। सो देन व्हाट वी डिड वाज देन वी टुक देयर परमिशन कि ये जितना भी जैसे फॉर एग्जांपल एलोकेशन करना कि नहीं इस टास्क के लिए ये कंप्लेंट को क्लोज करने के लिए फलाना प्लम्बर जाएगा, वो अनुज डिसाइड कर रहा है। अब अनुज को एलिमिनेट कर दो, और अनुज वाली जॉब तो यही कर सकता था ना कि जो लेट्स से लोकेश जी इज अ वीआईपी, ही इज माय सीईओ, मुझे पता है कि दीक्षा जी इज द बेस्ट इलेक्ट्रिशियन दैट आई हैव, तो ये बात जब मुझे पता है अनुज, तो ये बात एआई को कैसे नहीं पता लग सकती? सही बात है। वेरी सिंपल। सो हम दोनों ये समझाया और एग्जीक्यूट करके दिखाया कि लेट्स जस्ट रिमूव दोस मिडलमैन। वो बेस्ट ये है कि उनके लिए उनको जॉब से नहीं हटा रहे, उनको हम सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर दे रहे हैं। उस प्रोसेस को मॉडिफाई करना है। हाँ, तो द मोमेंट वो प्रोसेस वहां से मिडलमैन हटे, सबसे पहले सबसे ज्यादा खुश तो ग्राउंड स्टाफ हुई कि यार कलेश खत्म जिंदगी में, और एफिशिएंसी बढ़ गई प्रोसेस की। एफिशिएंसी बढ़ गई। एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग कि किस उस आपके मंथ एंड पे जब आप अप्रेजल या व्हाटएवर क्या बोलते हैं उसको, एनुअल समथिंग इंक्रीमेंट्स बोलते हैं, आरएनआर, सॉरी आरएनआर जब आप करते हो आपका डेटा ये बोलता है कि ये 4 या 5 लोग सबसे बेस्ट थे, राइट? उसमें उसका फीडबैक इंक्लूडेड है, कितनी कंप्लेंट्स कितनी उसने ओपन करी, कितनी जल्दी करी, प्रोडक्टिविटी मैपिंग भी हो गई। एग्जैक्टली। एक पॉइंट, हाँ मतलब इसमें ना एक पॉइंट और है कि ना जब हम ट्रेनिंग देते हैं, हम बात करते हैं ना जेनेटर भाई, वो बोलते हैं मेरा डेटा दिखता नहीं है, मतलब मैं क्या काम कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो टेक्नोलॉजी की मदद से ना उनको पूरा उनका बही खाता दिखेगा, दिस इज माय डेटा एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। सो आई थिंक दिस गिव देम, एंड इनटू दैट आई रिमेंबर उस मीटिंग, मतलब सो दैट प्लम्बर गाय आल्सो केम और ही वाज वेरी, मतलब वो बहुत, उसको आप रूड भी नहीं कह सकते, उस एडमेंट भी नहीं कह सकते, वो उसको ये बात बता दे कि मेरे को सब बोलते हैं कि मैनेजर भी यही बोल रहा है कि तेरे बस की कुछ नहीं, तो कुछ नहीं करता, जो मेरा कस्टमर है जिसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं वो भी यही बोलता है। तो वो हमारे पास आके सीधी सीधी बात बोला कि मेरे को ना ये चाहिए कि मैंने क्या क्या क्लोज किया था किसके लिए, एंड ही वाज लिटरली लाइक दैट। हमें बुरा नहीं लगा, वी अंडरस्टूड द इंटेंट बिहाइंड इट। इंटेंट वाज आई कैन प्रूव टू माय पीपल, टू माय सीनियर जिसको मैं रिपोर्ट कर रहा हूं कि भाई आई हैव वर्कड इट, अब भाई देख ले। तो एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम इज आल्सो इंपॉर्टेंट, जो हम उनको देना नहीं चाहते। देखो उनको इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, नासिक की बात है, ओझर एक जगह है, वहाँ पर 11 BRD है। BRD इज बेस रिपेयर डिपो, जहाँ पे एयरक्राफ्ट जाते हैं और रिपेयर होते हैं, मेंटेन होते हैं और फिर दोबारा फ्लाइट मतलब एयरवर्दी हो जाते हैं। So I'm a mechanical engineer. We had a couple of Russian mechanical engineers, aeronautical engineers, electrical engineers, electronic engineers, Indian। तो टेस्ट फ्लाइट्स वहाँ पे होती हैं। आप कोई भी एयरक्राफ्ट लेकर आओगे एयरफोर्स में तो सबसे पहले टेस्ट फ्लाइट वहाँ होती थी उस टाइम पे, अभी तो बहुत जगह हो गई है। हमारा एक फ्रेज है AOG। AOG इज एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड, मतलब एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो गया और उस एयरक्राफ्ट को अप करने के लिए, एयरवर्दी करने के लिए पूरी वायुसेना लग जाती है। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि लिमिटेड एयरक्राफ्ट है, लिमिटेड स्पेयर्स होते हैं, बहुत महंगे आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उस यूनिट से स्पेयर इसका मंगा लो, या वो एक एयरक्राफ्ट ऑलरेडी खराब पड़ा है, उसका तो टाइम 6 महीने बाद स्पेयर आना है, बट उसका ये पार्ट निकाल के इसमें डाल दो, तो सब कुछ करते हैं। तो बट उसका जो विंग्स, उसमें कुछ ऐसा मैकेनिकल नहीं था, बट सिविल का उसमें दिक्कत था कि एक विंग स्पैन था, स्टारबोर्ड बोलते हैं उसको, उसके अंदर एक स्क्रू रिवेट होती है नॉर्मली, बट एक स्क्रू टूट गया था अंदर बॉडी के अंदर, और उसको हम जितना ट्राई कर रहे थे वो जो उसका होल था वो बड़ा होता जा रहा था। दैट कैन बी वेरी फैटल व्हेन इट इज़ इन एयर। तो बड़े बड़े इंजीनियर, रशियन इंजीनियर्स थे, मैं भी बड़ा तुरंगा समझता था, मैं भी था, हम सब फेल हो गए। तो वहाँ पे एक HAL का बंदा था, डिप्लोमा होल्डर, नॉर्मल डिप्लोमा होल्डर, बट विद एक्सपीरियंस ऑफ 40 ईयर्स काइंड ऑफ। तो जब बात चली तो बोला सर मैं इसको निकाल सकता हूँ, बट अगर कुछ गलत हो जाएगा तो मेरे को आप कोर्ट मार्शल नहीं करवाना कि मेरी फौज में कोर्ट मार्शल, कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज बड़ी होती हैं, कोर्ट मार्शल सुनना होती थी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक्सपीरियंस कैसे काम आता है। हम सब क्लासरूम इंजीनियर्स और क्लासरूम MBAs और MS, सॉरी डोंट माइंड दैट, हम सब क्लासरूम में। तो बट उस बंदे ने इतना जुगाड़ लगाया, इट वॉज, हमारे वहाँ पे थाउज में काम होता है। थाउ इज, इफ आई से 1 थाउ इज 1000th पार्ट ऑफ एन इंच, इतना माइक्रो में काम होता है, मतलब MM में नहीं होता, माइक्रो MM में काम होता है। उस बंदे ने एक पतली सी एक रॉड लेकर, बड़े स्लिम टेम्परेचर पे, रॉड उसकी ऐसी थी बड़े पतले टेम्परेचर पे वो मेल्ट होकर चिपक सकती थी, लेकर अंदर उस पर चिपकाई, एक छोटी सी फ्लेम लेकर, उसने मॉडिफाई किया फ्लेम को भी, इतनी बारीक फ्लेम नहीं थी, चिपकाई, और फिर उसको धीरे 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 करके हल्का हल्का पहले क्लॉकवाइज गिराया, फिर काउंटर क्लॉकवाइज, और करते करते बिना कोई नुकसान पहुँचाए उसने निकाल लिया। अगर वो विंग खराब हो जाता तो इट वुड हैव बीन, अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ लैक्स और करोड्स,
जितने दिन वो एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड रहता है वो एक अलग लॉस था इंडियन एयरफोर्स को, बिकॉज इट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, राइट। तो अब यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता हूँ कि जो क्लासरूम है ना वो पहले सिखाता है और फिर आपकी परीक्षा लेता है, बट जिंदगी है ना पहले आपकी परीक्षा लेती है फिर सिखाती है। उस आदमी ने वैसे सीखा हुआ है। तो ये जो हमारे भाई बहन हैं, जो दीदी भैया हैं, इन्होंने करके सीखा हुआ है, सीख के नहीं किया हुआ, तो इनकी हमसे ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। मोर नॉलेज है ना। या ऑफ कोर्स एनी गिवन डे। दैट्स व्हाट आई से कि जितनी मल्टीटास्किंग वो कर सकते हैं ना, नॉर्मल नहीं कर सकता। मतलब दे रियली हैव दैट कैपेबिलिटी। एक्चुअली उनका एक्यूमेन इस तरीके से हो जाता है ना, जैसा भी लोकेश ने बोला कि उस एक्यूमेन को ना, कई बार मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं कि मुझे कई बार शक हो जाता है कि क्या ये एक्चुअली ये जो MBA वालों के साथ में डील कर रहा हूँ वर्सेस मैं जो अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक मतलब एक वो तो कहते हैं ना बिजनेस एक्यूमेन। तो यार आप जब इन लोगों से बात करते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि प्रैक्टिकलिटी एग्जैक्टली होती क्या है। मतलब डेटा बात कर लो, कुछ भी कर लो, बट प्रैक्टिकलिटी एक्यूमेन ऑन पेपर तो हम सब बहुत क्वालिफाइड थे, मतलब हम सब जितने भी वहाँ पे इंजीनियर्स जो ना सो कॉल्ड इंजीनियर्स थे, ऑन पेपर तो बहुत ज्यादा वेट था हमारा, बट वी ऑल लर्नड अ न्यू लेसन लुकिंग एट दिस गाय। ही मस्ट बी अराउंड अबव 50 दैट टाइम। तो उसको देख के हम सब यार ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। और इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है जब वो आपको प्रॉब्लम में किसी में फंसे हुए देखते हैं तो उनके पास बेटर सोल्यूशन होता है और वो आपको सामने से बताते हैं कि इसमें आप ऐसे करो क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा था कि ऐसे ठीक हुआ। This happened with us at TVS. तो they wanted to track कि उनका जो राइड ऑन चलता है वो कितने किलोमीटर या कितना डिस्टेंस चल रहा है एक दिन में। इट्स अ रेंटल मशीन और वो जो भी इक्विपमेंट रेंटल देते हैं। So we came about a solution जहाँ पे हमने वो ट्रैकिंग के लिए कुछ लगाया था। एंड तो वो एक दीदी ही चला रही थी, फीमेल स्टाफ ही चला रहा था। हर कोई कंफ्यूज, इसको लगाएगा, इसको लगाएगा, इसको लगाएगा, राइट। एंड शी वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने बोला यहाँ लगाओ, यहाँ बिल्कुल सही चलेगा। एंड दैट एक्चुअली क्या ऑनबोर्ड डिवाइस था? कुछ ऐसा ऑनबोर्ड डिवाइस लगाया था कुछ? ओके ग्रेट। तो मैं आप लोगों का एक थॉट जानना चाहूंगी कि सस्टेनेबिलिटी पे आपका क्या राय है। विल स्टार्ट विद इला जी। तो मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि जब हम सस्टेनेबिलिटी की आजकल बहुत बात करें, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन कंप्यूटिंग, ग्रीन लॉजिस्टिक, ग्रीन केमिकल्स, तो मैम देखिए जैसे हम फैसिलिटी में रहते हैं, इट्स लाइक अपना घर, राइट। घर में भी हमारे मेड आती है, खाना बनाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन अगर मेड नहीं आती तो मॉम जो होम मेकर्स है वही सारा काम करती है, शी इज अ CEO ऑफ द हाउस, राइट। तो मेरा ये प्रश्न है इला जी आपसे कि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो एक बिल्डिंग के अंदर हम सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन कैसे लाएं और हमें एज अ लीडर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो कैसे उसे अचीव करें, वो चाहिए होना। आई थिंक छोटे से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने ठीक है आज बिकॉज पोल्यूशन लेवल बहुत हाई और आपने एयर प्योरीफायर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, वो भी एक चीज़ है जो कि आज बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं। आई थिंक अब तो वो आ गए हैं ना जो आपके अंदर AHU के साथ लिंक होके पूरी सेंट्रली एयर प्योरीफायर्स, वो हमने भी लास्ट ईयर ही कराया था। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आप चाहे जितना भी कह लो कि ये पेपरलेस ऑफिस हो गया है, फिर भी ऑफिसेज में बहुत प्रिंट्स निकलेंगे, बहुत वेस्टेज होती है। तो हमने क्या किया था कि जितने भी हमारे प्रिंटर्स और जहाँ वर्क स्टेशन है सब में जो कार्टन्स जो आते हैं ना कि सामान आया, उनको मैं फिकवाती नहीं हूँ, उनको अलग अलग जगह पे रखवाया हुआ है और उस पर पूरा रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकिल करके दिया हुआ है। जितना भी पेपर है, अगर आपके घर पे भी कुछ है वो भी आके सब कुछ कर लो इकट्ठा। वीकली या फोर्टनाइटली बेसिस पे उसको हम लोग पूरा वे करवाते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीनो बिन, वो एज पर वेट इन एक्सचेंज आपको A4 साइज शीट्स दे देती है प्रिंटिंग की। तो वो एक इतना अच्छा मुहिम होता है कि आप मतलब आपकी कोई वेस्टेज भी नहीं है और आपने उस चीज़ का भी एक सही इस्तेमाल किया है। बिकॉज अल्टीमेटली हम अभी उस इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हर चीज़ फ़ोन पे आएगी। अभी भी आप जैसे कहते हैं चेकलिस्ट लगती ही लगती है। तो ये एक बहुत छोटा सा है। बाकी आई थिंक पूजा जी आप और बताइएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जब हम व्हेन यू से कि सस्टेनेबिलिटी की बहुत बात हो रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सस्टेनेबिलिटी की बात करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि शायद हमारे रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं और पॉपुलेशंस बहुत बढ़ती जा रही हैं, तभी तो ये बात आई कि हमें सस्टेनेबल मोड में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम लंबे समय तक चल सकें, लंबे समय तक आगे बढ़ सकें। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के यू सपोज हमने किसी वॉशरूम की बात करी, वॉशरूम में जो एमफोल्ड टिश्यूज़ यूज़ होते हैं, एक टिश्यू और उसका जो पूरा बल्क को ख़त्म होने में हाफ एन आवर 1 घंटे में वो यूज़ हो जाता है किसी भी फीमेल वॉशरूम में। हमें अपने स्टाफ को
नॉट ओनली जेनिटर, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो मेल वॉशरूम में यूज़ करते हो या फीमेल वॉशरूम में यूज़ करते हो, उन्हें सस्टेनेबिलिटी से लिंक करके ये बताने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ एज ए फैसिलिटी मैनेजर सस्टेनेबिलिटी का गीत गाते रहेंगे तो उससे नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 या 5 फैसिलिटी मैनेजर होंगे, 5 की वॉइस वर्सेस 500 के लोग जिनको पता ही नहीं है कि हम ये गा क्यों रहे हैं, हम बात ही क्यों कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी। तो उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि जब भी वो हैंड वॉश कर रहे हैं और उसके बाद 3 पेपर से कम में तो उनके हैंड ड्राई होते ही नहीं है, ठीक है? और जबकि घर में वो अपना हैंकी या टॉवल यूज़ करते हैं, वहाँ पर तो वो कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते टिश्यू पेपर लगाने के लिए। तो घर में इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ की सस्टेनेबिलिटी ये है कि उनके पैसे खर्च नहीं होने चाहिए, उनकी कॉस्ट वहाँ से मेंटेन होती है। तो वहीं पर मैं पर्सनलाइज्ड होकर ये बात करना चाहूँगी कि एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के बारे में भी सोचें। जब हम वहाँ से शुरू करेंगे तब फ्यूचर में आगे सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे। 3 टिश्यू या 4 टिश्यू की जगह एक ही लें, और बेटर है कि अगर उसके बगल में जो हैंड ड्रायर लगा हुआ है उसको यूज़ करके देखें, उसमें कोई शान में कमी नहीं आती। पर हम पर्सनल कंट्रीब्यूटर, जब अगर हर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करेगा तभी वो सस्टेनेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो अभी तो हम शोर ही मचा रहे हैं और पता नहीं कितने टाइम तक मचाएंगे। अभी हमने रेनोवेट करवाए थे अपने सारे वॉशरूम्स लेडीज जेंट्स, तो पहले तो हमने पोस्टर्स लगवाए हुए थे, यूज़ ओनली 1 लगे हुए थे सारे। अभी जब पूरा रेनोवेट करवाया था मैंने टिश्यूज़ ही हटवा दिए थे, सब में सिर्फ हैंड ड्रायर्स लगे हुए हैं। जेंट्स वॉशरूम से तो ज़्यादा कंप्लेंट नहीं आई, फीमेल वॉशरूम से तो मुझे इतनी आई, मैम मुँह धोना होता है, फिर पोंछना होता है, ये है वो। मैंने कहा जब मैं अपने पर्स में कैरी कर सकती हूँ 1 पैकेट टिश्यू का, तुम लोग भी कैरी कर सकते हो। मैम कभी कभी नहीं होता, मैंने कहा चॉकलेट खानी होती है तो 10 मिनट में ज़ेप्टो तो इसके लिए भी 10 मिनट में ज़ेप्टो। हमारे पास तो लोकेश जी आपसे शुरू करते हैं, इसका आपका क्या सस्टेनेबिलिटी मेरे ख्याल से मैं बड़ी जल्दी आंसर दूंगा बिकॉज 2 मिनट है तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सस्टेनेबिलिटी हैज़ टू बी एनविजन्ड। एवरीथिंग वी डू, आप इस कप में दूध पी रहे हो, इट्स एन एफर्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। आप यहाँ पे बिजली कम यूज़ कर रहे हो, इट्स एन एफर्ट टू सस्टेनेबिलिटी। और इसमें कोई एक कुछ नहीं अकेला कर सकता, इसमें मेरे ख्याल से पूरे नेशन की, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, पूरे घर की, सबकी विजन होनी चाहिए। मैंने अपने घर में सब्जी ले जाने के लिए पॉलीथीन का उपयोग करना बंद कर दिया। आई कैरी कपड़े का थैला। मैं जहाँ पे पूल इन कर सकता हूँ मैं पूल इन करता हूँ, राइट? ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स हैं, क्योंकि टाइम कम है मैं नहीं बात करूंगा, बट यस ये ना विजन, इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा बड़ी पिक्चर में कि आप कर क्या सकते हो सस्टेनेबिलिटी के लिए। अगर हम चारों एक गाड़ी में आते तो शायद कम पोल्यूशन होता, राइट? अगर मैं विजिटिंग कार्ड की जगह QR कोड दे रहा हूँ जिसके बारे में बात कर रहा था तो शायद कम होता। या आई थिंक मेरे लिए इफ आई टॉक फ्रॉम अ सस्टेनेबिलिटी स्टैंडपॉइंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। If you start educating people about sustainability, I think most of your problems will be solved, because आजकल सबको पता है sustainability क्या होती है। मतलब I can talk about carbon footprint reduction, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप बेसिक अगर educate करोगे, be it employees या किसी को भी, I think sustainability will follow suit. So I think educating about sustainability is probably the only solution to be sustainable. और मैं ये पता नहीं हम सस्टेन करना क्या चाहते हैं। Exactly. हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, सस्टेन करना क्या, एनवायरनमेंट सस्टेन करना, रिसोर्सेज सस्टेन करने हैं। आज आप जितना पेड़ काट रहे हो कल को उतना ही। देयर आर कंपनीज जो एक पेड़ काटेगी तो 100 पेड़ लगाती हैं। तो इसी प्रश्न के साथ हम दूसरे पॉडकास्ट में आप लोगों के साथ मिलेंगे। सस्टेनेबिलिटी क्यों करना है, इस क्वेश्चन पे मैं छोड़ती हूँ पॉडकास्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में और ढेरों क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू।